अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 6.2 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट के अंदर मैं पहले 8 क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। इससे बाद जो दूसरे पार्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस रह जाएंगे वो जो है वो हम दूसरे पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 6.1 के ऊपर हमने जब बात की थी तो उसमें हमें ये पता लगा था, उस एक्सरसाइज ने हमें ये बताया कि सीक्वेंसेस कैसे बनती होती हैं। ठीक है, और वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज का ये चैप्टर है। तो नेक्स्ट जो है वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये सीक्वेंसेस चल रही हैं और नेक्स्ट फिर हमारे पास सीरीज भी आएंगी, वो कैसे बनती हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन 6.2 के अंदर हम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे। अगर सीक्वेंस की कितनी टाइप्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये सीक्वेंसेस की जो पहली टाइप है वो होती है जी अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस। और दूसरी टाइप हमारे पास है जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और तीसरी जो टाइप होगी वो होगी हार्मोनिक सीक्वेंस। और इसे जो है वो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, ए पी भी लिखा जा सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं और इसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन कहा जाता है। प्रोग्रेशन भी तरतीब ही होती है और सीक्वेंस को भी हम तरतीब ही कहते होते हैं। तो ये तीन टाइप्स हैं और पहली जो 6.2 और 6.3 के अंदर जो है वो मैं अरिथमेटिक के लिहाज से बात करूंगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हम बात करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है, इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आता होता है। यानी कि अगर हमारे पास दो तीन टर्म्स जो हैं वो हमें से उसने हमें दे दी हुई हैं तो जो उनमें डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। और वो आपने कैसे लेना है? तो वो आपने कुछ इस तरह से लेना है कि जो आपके पास अगर दो टर्म तीन टर्म दी हुई हैं तो आपने दूसरी में से पहली माइनस कर देनी है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। और जब आपने अगली दो को लेना है तो तीसरी में से दूसरी आपने माइनस करनी है, तब आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये कंसेप्टिव टर्म्स है, शर्त यह है कि वो कंसेप्टिव टर्म्स होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप तीसरे में से पहली निकाल दें तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, ऐसे आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। जब आप तीसरी में से दूसरी निकालेंगे और इस तरह चौथी में से तीसरी निकालेंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस लिहाज से बन गई है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है और उसमें आप कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है तो वो जो सीक्वेंस होगी वो आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। और उसने एक चीज हमें बताई कि ए एन जो है माइनस ए एन माइनस वन, ये फार्मूला उसने इस्तेमाल किया हुआ है। मसलन कि अगर हम एन जो है वो टू पुट कर रहे हैं तो ए टू माइनस ये हम पुट करें जी n इज इक्वल टू टू, तो ये ए टू आ जाएगा माइनस ए टू माइनस वन क्या होता है जी टू माइनस वन वन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू माइनस वन, तो आपने टू में से पहली टर्म जो है वो निकाल दिया तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आएगा। ये आपका कॉमन डिफरेंस है और इसे जो है वो आप डी से जाहिर करते होते हैं डिफरेंस को। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसमें जो है मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने क्या कॉमन रेशियो क्या होगी, फिर जब हार्मोनिक सीक्वेंस के आएंगे इसी तरह इसमें भी बात होगी। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स। आपने पहली जो है वो चार टर्म्स लिखनी है, जबकि उसने पहली टर्म्स उसने दी दी है। कहती है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन वन ये है, कहता है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म, पहली जो है वो चार टर्म्स आपने लिखनी है। जब a1 is equal to 5 and other three consecutive terms are 23, 26 and 29। उसने हमें ये नहीं बताया कि ये कौन सी टर्म्स हैं, लेकिन उसने कहा है कि ये consecutive terms हैं इसी सीक्वेंस की। ये कैसे सीक्वेंस होगी? तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये वही सीक्वेंस होगी वो मैं आगे जब आपका कॉमन डिफरेंस लूंगा तो आपको पता लग जाएगा मैंने ये क्यों कहा है। पहली टर्म उसने दी है तो नेक्स्ट जो है वो हमने तीन टर्म्स और बतानी है तो चार टर्म्स हमारे पास निकल आएंगी। स्टूडेंट्स, एक फार्मूला भी होता है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वो फाइंड आउट करने के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। इस क्वेश्चन के अंदर वो इस्तेमाल तो नहीं होगा लेकिन फिर भी ए एन इज इक्वल टू होगा आपके पास जी ए वन प्लस एन माइनस वन और बी। ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक ए बी फाइंड आउट करने का फार्मूला भी होता है। कैसे यूज होगा मैं आपको जो बताऊंगा। अब यहाँ आपने बात करनी है फर्स्ट फोर टर्म्स के हवाले से। तो फर्स्ट फोर टर्म्स
स्टूडेंट्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के ऊपर जो है मैं आ जाता हूँ। ये पहला पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आपके पास देखें a1 उसने दिया हुआ है 5, ठीक है, a1 इज इक्वल टू 5 है और आप इनमें से डिफरेंस ले लें। ये जो फार्मूला अब इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इस फार्मूले में आपने पहली 4 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि a1 तो उसने ऑलरेडी हमें दी हुई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें a1 जो है वो हमें नहीं दिया गया होगा जी। आपने जो टर्म जो फाइंड आउट करनी है उसमें a1 की जरूरत होगी और हमें d की जरूरत होगी, और ये n-1 है, ये पुट करना है कि कौन सी टर्म चाहिए तो n पुट हो जाएगा। a1 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हमने d फाइंड आउट करना है। उसने हमें सीक्वेंस दी हुई है, ये जो है कुछ टर्म्स उसने दी हुई हैं। 26 में से अगर मैं माइनस करूं 23 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वो बात कि मैंने ये क्यों कहा था कि ये जो टर्म्स आई हुई हैं ये उसी सीक्वेंस की हैं, वो इसलिए कहा था, देखें इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 3 है। 23 में 3 ऐड करें तो 26 होता है और 26 में 3 ऐड करते हैं तो वो 29 बन जाता है। इसीलिए ये जो टर्म्स आ रही हैं वो इसी सीक्वेंस की हैं। और अब a1 हमारे पास आ गई है, अब हमने जो है वो a2, a3 और a4 फाइंड आउट करना है। तो आपके पास फार्मूला स्टूडेंट्स मौजूद है। क्या फार्मूला है? an = a1 + n - 1d। मैं सिर्फ पहले आपको बता दूं कि ये कैसे बनती है, टर्म्स कैसे निकालनी है। यहाँ आप n की जगह पे 2 पुट करते हैं, जब a2 आ जाएगा, a1 एज इट इज b रहेगा प्लस n-1 क्या होगा जी, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, वो हम लिखते नहीं है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। इसी तरह जब हम n = 3 पुट करेंगे, यहाँ पे n = है, मैंने 2 पुट किया था जी, तो अब यहाँ पे n = 3 में पुट कर देता हूँ, तो a3 किसके इक्वल हो जाएगा, a1 एज इट इज आ जाएगा प्लस 3 - 1 ये 2 आ जाएगा और यहाँ d आ जाएगा। जब मुझे 4th टर्म चाहिए तो मुझे 4 पुट करना पड़ेगा, यहाँ a1 आ जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा, 4 - 1 क्या आएगा, 3 आ जाएगा और साथ d आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देखें a2 है = a1 + d है, a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और d की वैल्यू मैंने निकाल ली है तो ये क्या आ गया, 8 आ गया। a1 हमारे पास 5 है जी और 2 * d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आई हुई है, तो 5 + 6 तो ये कितना हो गया जी, 11 हो गया। a1 की वैल्यू 5 है और 3 d की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है जी, d की वैल्यू हम जानते हैं कि 3 मैंने निकाली हुई है, 3 और 3 को 3 से ज़रब में तो ये हमारे पास 9 होता है जी, और ये 5 और ये हमारे पास जो है अगर हम 9 और +5 करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 14। तो आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यूज या सीक्वेंस क्या बन रही है, a1 की वैल्यू उसने हमें दी है वो 5 बन रही है, a2 आपके पास 8 आ गया, 11 आ गया, a3 और a4 जो है वो 14 आ गया। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसी के ही पार्ट नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। पार्ट 2 में कहा हुआ है, उसने हमें 2 वैल्यूज दे दी, कहता है कि a5 = 17 है एंड a9 = 37 है। उसने हमें एक ही सीक्वेंस की 2 टर्म्स बता दी हैं, a5 और a9। हमने पहली 4 टर्म्स हैं वो मालूम करनी है ये 2 वैल्यूज इस्तेमाल करते हुए। स्टूडेंट्स एक फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ पे फार्मूला ये था कि an = a1 + n-1d। इसको ही मैं इस्तेमाल करूंगा इसमें भी और आपको जो है वो वैल्यू बता दूंगा जी। देखें a5 = 17 है तो मैं a5 को लिख सकता हूं, अगर मेरे पास a5 हो और यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं a5 पुट करूं तो a1 आएगा प्लस 5 - 1 क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ मैं d लिख सकता हूँ। और फिर इसके बाद जी अगर मुझे जो है वो दूसरी वैल्यू चाहिए हो a9 की, तो यहाँ पे a1 आ जाएगा प्लस 9 - 1 क्या आ जाएगा, 8, और d एज इट इज ही आ जाएगा। देखें अब 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, बट गिवन दैट यहाँ भी कि a5 जो है वो किसके इक्वल है, 17 के। यहाँ पे a5 = a1 + 4d लिखा मैंने, और यहाँ पे a5 = 17 लिख रहा हूँ क्योंकि हमें उसने दिया हुआ है कि ये 17। तो आप इन दोनों को कंपेयर करें और ऐसा करें, a1 + 4d = 17 आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 कह रहे हैं। और यहीं पे बट जो है वो ये हम लिखेंगे, बट गिवन दैट, गिवन ये हमें कहा हुआ है कि उसने गिवन दैट
A9 जो है वो इक्वल टू है 37 के। जब A9 इक्वल टू 37 है और इधर मैंने इक्वेशन बनाई हुई है A9 इक्वल टू A1 प्लस AD, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा A1 प्लस AD और ये इक्वल टू 37 हो जाएगा। तो इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। अब इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी एक वैल्यू की किसी एक जो D की ले लें या A1 की जो है वो कीमत ले लें, वैल्यू ले लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब देखें अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये A1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ही आंसर आ जाएगा, किसी D का वैल्यू आ जाएगी और फिर D की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में यहाँ पुट कर दूंगा कि A1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने पीछे किया है। अब जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 जी, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू है जी 37 और A1 प्लस 4D इज इक्वल टू आ जाएगा 17 के। ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा जी और ये माइनस की टर्म है तो यहाँ पे 4D आ जाएगा और ये मैं अगर 37 में से माइनस करूँ 17 तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 और D 20 ओवर क्या आ जाएगा 4 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5। स्टूडेंट्स देखें D की वैल्यू जो है वो 5 आ गई है, तो आप पुट कर दें, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी एक में पुट कर दें, 1 में करनी है 1 में कर दें, 2 में करनी है 2 में कर दें। इन इक्वेशन अगर मैं 2 कर देता हूँ तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस 8 और यहाँ पे 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 37 और A1 इज इक्वल टू 8 5 बार 40 होता है तो ये 37 है, ये प्लस माइनस उस तरफ जाके माइनस 40 हो जाएगा, 37 माइनस 40 तो ये आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास A1 जो है वो माइनस 3 आ गया है और D की वैल्यू जो है वो 5 आई हुई है, तो A1 की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, तो आप इसी तरह इसी फार्मूला में सीक्वेंस बनाएं और जो है वो वैल्यूज है उसे निकाल के ले लें जैसे मैंने पहले किया वो आप लोगों को मैं बता गया। अब इसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। c is equal to 2n minus 5 फाइंड nth टर्म, आपने nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है कि ये सिर्फ जो है वो उसने हमें एक टर्म दी हुई है जी, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और पहले 2-3 वैल्यूज जो है वो यानी कि एक सीक्वेंस बनाएंगे तब जाके हमें जो है वो nth टर्म मिलेगी उसकी। तो ये an-3 है इक्वल टू 2n-5। देखिए अगर मैं यहाँ से 3 छोटा पुट करूँ या फिर 3 पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास a0 हो जाएगा। a0 तो होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात की थी सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, तो 0 तो होल नंबर्स के अंदर आता होता है, तो इसलिए हमने 0 जो है वो पुटिंग नहीं करनी, ना ही 0 यहाँ बनने देना है। तो उसके लिए अब हमें ज़रूरत होगी कि यहाँ मैं क्या पुट करूँ, 3 से बड़ा कुछ पुट करूँ तब मेरे पास सीक्वेंस आएगी। तो an-3 है तो ये देखें इज इक्वल टू 2n-5 आप पुट कर दें जी, n इज इक्वल टू 4 एक बार पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे, हम फिर 6 पुट करेंगे, 2-3 टर्म्स पुट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा, हमारे एक सीक्वेंस बन जाएगी जी। a4-3 ये 1 हो जाएगा और 2 into 4 आ जाएगा -5, तो ये आप देख सकते हैं 4 2 बार 8 -5 तो ये एक 3 बन गया। तो इसी तरह a2 जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे आपके पास 5 पुट किया है तो 5-3 a2 आ गया इज इक्वल टू 2 और n की कीमत 5 पुट की थी -5 तो ये 5 2 बार 10 -5 इज इक्वल टू ये 5 आ गया। और जब मैं 6 पुट करता हूँ 6-3 a3 हो जाएगा और 2 into क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा -5 तो ये 12 -5 हो जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7। तो आप देख सकते हैं आपके पास सीक्वेंस बन गई है 3 5 और 7 की, तो आगे यानी कि सीक्वेंस बनती जाएगी। तो अब आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म के लिए हमें जरूरत होगी a1 और d की। a1 क्या है जी, a1 आपके पास 3 है और d आपके पास क्या आएगा 5-3 तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और ad a1 इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू 2 आ गया है, तो आप an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a1 प्लस n-1 इंटू d, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। nth टर्म आपने मालूम करनी है तो इसका मतलब है n आपने n ही पुट करना है, तो an एज इट इज ही रहेगा। a1 जो है वो 3 है प्लस n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है जी n एज इट इज ही रखना है क्योंकि आपने nth टर्म मालूम करनी है, तो 1 आ जाएगा। d की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं वो 2 आ गई है, 3 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 2n-2 आ जाएगा, 3 - 2 ये 1 लिख सकता हूं मैं प्लस 2n और an, तो स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2n+1, तो आपके पास an टर्म क्या आ गई 2n+1, तो यही आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है।
स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के में वो ये कहता है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, और उसने जो है वो पांचवी टर्म जो है वो दी हुई है, वो कहता है कि वो 16 के इक्वल है एंड द 20th टर्म इज 46, व्हाट इज इट्स 12th टर्म। तो इसकी 12वीं टर्म जो है वो क्या होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और इसमें उसने हमें जो है a5 इक्वल टू दिया हुआ है, 6 कह रहा है 16 है, और a20 इक्वल टू 46 है, और a12 हमने फाइंड आउट करना है। तो हम बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी तरह ही करेंगे सॉल्व जैसे मैंने ये किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर अगर 1 हम बात करेंगे, उसके पार्ट 2 जो है वो मैंने इसी तरह सॉल्व किया था, और इसमें जो है हमें सिर्फ फार्मूला इसका चाहिए होगा, क्योंकि हमने टर्म जो है वो एक 12 फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमने an फाइंड आउट किया था, यहाँ इनकी जगह सिर्फ 12 पुट करेंगे तो आपके पास टर्म आ जाएगी। तो आपने इन दोनों में से एक वैल्यू लेनी है a1 की और एक b की वैल्यू लेनी है, दोनों वैल्यूज लेके हम जो है इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें a5 इज इक्वल टू 16 है, तो मैं a5 को लिख सकता हूँ a1 प्लस 4d, जैसे मैंने पीछे, अब मैं कंप्लीट फार्मूला नहीं बना रहा, आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसमें पुट किया है, ये जो फार्मूला था यहाँ पे 5 पुट किया है तो इक्वल टू a1 आ गया, प्लस 5 माइनस 1 4 हो गया, d इज इक्वल एज इट इज आ गया। तो ये अरिथमेटिक जो आपके पास सीक्वेंस है उसका फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, और a20 है तो a20 इज इक्वल टू आ जाएगा ये a1 प्लस 19d, ठीक है। और a5 लेकिन गिवन दिया हुआ उसने कि वो 16 के इक्वल है, तो यहाँ a1 प्लस 4d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ वो कह रहा है कि a20 किसके इक्वल है, 46 के, और हमने क्या रखा हुआ है a1 प्लस 19। तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने वो क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में किया था, तो ये आपके पास 46 आ जाएगा। अब आप ऐसा करें, इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास किसी 4d यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप d की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपने इन दो इक्वेशन में से किसी एक में पुट करनी है, तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने a12 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। a12 इज इक्वल टू होगा a1 प्लस, देखें यहाँ पे अगर मैं 12 की वैल्यू मुझे चाहिए तो a1 एज इट इज आएगा, प्लस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और d साथ आ जाएगा। अब आपने जो है वो सिर्फ a1 की वैल्यू पुट करनी है और d की वैल्यू पुट करनी है, इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो आपने कहां से लेनी है, इन दो इक्वेशन से, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में आपको बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि उसमें वो कहता है कि फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपने जो है वो 13वीं टर्म फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस की, जबकि उसने सीक्वेंस क्या दी हुई है, x1 और 2 x है, 3 2x है, आपको सॉन आगे बढ़ रहा है, तो ये 13 हम इसमें से निकाल के दे सकते हैं बहुत आसानी से सॉल्यूशन। तो आपको फार्मूला मैं आपको यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ एक बार, ये आप लोगों ने याद करना है इसी तरह से, क्योंकि बार बार यही इस्तेमाल हो रहा है। a1 प्लस n माइनस 1 d आ जाएगा, ये फार्मूला है। इसमें हम जो है 13वीं टर्म निकालने के लिए a13 लिख देंगे, इक्वल टू a1 की जरूरत होगी, d की जरूरत होगी, n तो 13 हमें पता है, तो a1 की कीमत हमारे पास x आ जाएगी, और d की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे कि बाय 1 माइनस x, तो ये निकल आया। अब इस फार्मूले में पुट करते हैं, a13 आएगा इज इक्वल टू a1 की वैल्यू जो है वो हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या आ गई है, x आ गई है, प्लस ये 13 माइनस 1, तो d की वैल्यू आपको पता है कि वो क्या है जी, 1 माइनस x है, तो x आ जाएगा एज इट इज ही, और प्लस 13 माइनस 1 तो ये 12 हो जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा जी, x प्लस 12 और माइनस 12x आ जाएगा जी, 12 माइनस 12x और ये प्लस x, तो ये बन जाएगा जी 11x, तो ये आपके पास 13 टर्म थी। स्टूडेंट्स अब इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है, कहता है फाइंड द 18th टर्म। आपने 18वीं टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस की ऑफ एबी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ इट्स, जो उसकी जो टर्म दी हुई है, 6 टर्म इज 90 एंड द 9th टर्म इज 31। कहता है कि आपने 18th टर्म फाइंड आउट करनी है, और उसमें 6 टर्म जो है वो 19 के इक्वल है, और जो आपके पास 9th टर्म जो है वो 31 के इक्वल है। आपने क्या करना है, जो आपको दी हुई है a6 दिया हुआ है और a9 दिया हुआ है, उनको इक्वेशन बना ली है जैसे मैंने क्वेश्चन 3 के बनाई है, और उन दोनों इक्वेशन में से आपको a1 और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो निकालें, और आप जो है a18 निकालना है, तो a18 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा, a18 इज इक्वल टू a1 प्लस 18 माइनस 1 तो 17d, यानी कि a1 प्लस 17d हो जाएगा। इसमें a1 और d की वैल्यू पुट करें, आपके पास 18 18वीं जो
टर्म आ जाएगी। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है जी 5 2 -1 अप टू सो ऑन इज 85। तो ये एक सीक्वेंस उसने हमें दी हुई है, कहता है विच टर्म ऑफ द एपी। ये जो 85 है ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का या अरिथमेटिक सीक्वेंस का कि कौन सी टर्म है, कितनी टर्म जो है कितनी टर्म बनती है, तो ये आपने बताना है। इसका मतलब आपने n बताना है उसे कि ये कौन सी टर्म 85 बनती है सीक्वेंस की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरह के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये सेम है ना कि उसने कहा हुआ है कि आपने टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसने एक सीक्वेंस दे दी, लास्ट में जो है वो 148 लिख दिया। तो आपने ऐसे ही करना जैसे मैंने ये क्वेश्चन करूँगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसमें उसने सीक्वेंस नहीं दी हुई, उसने हमें वैल्यूज दी हुई हैं सिर्फ कि जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मसलन फर्स्ट करें, यहाँ पे अब मुझे ज़रूरत होगी फार्मूले के लिए a1 की ज़रूरत होगी, a1 तो यहाँ पे 5 है। फिर इसके अलावा d की ज़रूरत होगी, वो d -5 क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर इसके अलावा an की ज़रूरत होगी, वो क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि an मैंने 85 क्यों लिखा, क्योंकि nth टर्म जो है वो मैं रख रहा हूँ इसकी, वो क्या बन रही है 85 बन रही है। तो हमने ये बताना है n = n ही पुट करना है हमने। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने सीक्वेंस नहीं दी, ये वैल्यूज दी हुई हैं और नेक्स्ट जो है वो कहता है कि सॉल्व करके बताओ। तो आपने सॉल्यूशन ऊपर चल रहा है हमारा, तो देखें an होता है a1 + n-1 d के। ठीक है, an की वैल्यू 85 है और a1 की वैल्यू जो है वो मैं निकाल चुका हूँ, 5 है हमारे पास। और ये आपके पास 85 है तो ये माइनस का 85 है स्टूडेंट, और यहाँ a85 = 5 आ गया है प्लस n एज इट इज ही पुट करना है, क्योंकि आपके पास n जो है वो आपने निकालना है कि वो कौन सी टर्म बन रही है। d की वैल्यू वो -3 आ गई है जी, ये -85 और -5 इस साइड पे आगे हो जाएगा, ये -3 को इस अंदर जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -3n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये 3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 85 और ये -5 तो ये -90 बन गया है। अगर आप यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करवाते तो ये आपके पास -3 एज इट इज ही रहेगा, तो ये n-1 ही रहेगा। तो ये -90 और -3 ये आपके पास n-1 आ जाएगा, तो इनको काट दें तो ये आपके पास 30 आ जाएगा n-1, तो n = क्या आ जाएगा 30, तो ये आपकी -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई n = 31। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म होगी -85 ये इस सीक्वेंस की 31वीं टर्म बनती है। तो यहाँ आप लिख देंगे हिंस 31 टर्म इज -85। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा। आपने क्या करना है, उसने जो है वो यहाँ सिर्फ सीक्वेंस दी हुई है, आपने वैल्यू a1 की पुट करनी है n-1 एज इट इज, क्योंकि n आपने फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू जो है वो उसने दी हुई होगी, आप -3 इसमें निकालिए, उसमें उसने गिवन दी हुई है an-85 है, उसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। इस फार्मूले में पुट करें और n की वैल्यू से निकाल के दे दें। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में के अंदर रब्ता कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।